नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चर का पेपर का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करते हैं। 111 से, इफ द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट एम बी डिनोटेड बाय लैम्डा एम इक्वल्स टू सी प्लस डी एम अपॉन 1 माइनस डी डी नॉट इक्वल्स टू 1, देन वैल्यू ऑफ डेल लैम्डा एम अपॉन डेल एम इज इक्वल्स टू। तो हमें क्या पूछा है कि रेशियो पूछा है। अगर आंसर पूछा है डेल्टा लैम्डा एम अपॉन डेल्टा एम का मान कितना होगा। शानदार क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती तो ये क्वेश्चन डिलीट की कैटेगरी नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे देखो डी एम कर दिया, डी के सफिक्स में एम कर दिया। तो दो चीज दे रखी है क्वेश्चन में, एम पर मान दे रखा है। इसका मतलब लैम्डा एम का मतलब क्या है, ये एम का फंक्शन है। ये एम का फंक्शन, जैसे हम ऐसे लिखे फंक्शन ऑफ एम, फंक्शन ऑफ एक्स को लिखते हैं इस टाइप से लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, वैसे ये एम का फंक्शन है। तो यानी एम पे डिपेंड है। एम के अलावा जो भी वैल्यू वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी, अचर राशि का की तरह व्यवहार करेगी। दूसरा, फिर हमें डेल टाइम निकालना है। तो डेल टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज लगानी है। तो डेल्टा एम दे रखा है, तो डेल लैम्डा एम, डेल लैम्डा एम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, डेल सी प्लस डी और एम मल्टीप्लाई में है क्वेश्चन में, अगर सही होगा तो, वरना क्वेश्चन डिलीट माना जाएगा। तो मैंने डी और एम को मल्टीप्लाई में लिख दिया। यहाँ इस एम को छोड़कर सी और डी और ये वन जो भी है वो कांस्टेंट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो इसमें लीनियर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। लीनियर प्रॉपर्टी में क्या कर दिया, अलग अलग दो फंक्शन है उनका अगर आप क्या करोगे, अलग अलग क्या कर सकते हो, डेल ऑपरेट कर सकते हो। तो अलग अलग ऑपरेट कर दिया, सेपरेटली डेल ऑपरेट कर दिया, डी एम अपॉन 1 माइनस डी। फिर हमने क्या किया, इसमें तो कोई एम का पद है नहीं, एम का पद नहीं है, तो ये कांस्टेंट राशि होगी। और ये कांस्टेंट का जो आप डेल निकालते हो, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हो, अगर अंतर निकालते हो वो जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो गया। और इसके साथ एम के अलावा जो भी पद है वो कांस्टेंट है, उनको मैंने क्या कर दिया, बार कॉमन ले लिया, ये डेल एम बच गया। और अब मैं इनका रेशियो लिख देता हूँ। तो रेशियो कैसे लिखोगे, डेल एम डैम तो पहले से था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से मैं डेल एम को लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो अपॉन में आ गया, और वैल्यू आ गई डी अपॉन 1 माइनस टी। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट होगा, यदि ये क्वेश्चन सही होता तो। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डी के सफिक्स में एम दे दिया, इसलिए क्या है, करेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अन्यथा ये क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन था। तो प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण क्वेश्चन थोड़ा सा बकवास हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें भाई, शीर्ष मूल बिंदु और शीर्ष कोण अल्फा एवं जेड एक्स वाले दमवर्ती शंकु का समीकरण ये दे रखा है। तो शीर्ष मूल बिंदु दे रखा है, तो वर्टेक्स ओरिजिन दे रखा है, तो ये तो ओरिजिन वर्टेक्स ले लिया, और ये राइट सर्कुलर कोण बना दिया। और इसका अर्धशीर्ष कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री ले लिया। और यहाँ ये जो एक्स दे रखी है, ये जो एक्स दे रखा है इसके लिए, ये जेड एक्स दे रखा है, इसकी एक्स जेड एक्स दे रखी है। तो इस टाइप का जो कोण होता है उसकी इक्वेशन होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक्स जेड एक्स है तो जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। और अगर एक्स वाई एक्स होती तो यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला पद आ जाता, एक्स 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 होती तो एक्स स्क्वायर वाला पद आ जाता। टेन 30 कितना होता है, टेन 30, अब टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर बटे 3 आ जाएगा। तो जेड स्क्वायर अपॉन 3, ये अपनी इक्वेशन हो गई। इसको और सोल्व करने के लिए मैंने 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। और इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिया हूँ सभी पदों को, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कोण की। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस इक्वेशन का कंपेरिजन इससे कर रहे हैं। हमें दे रखी ये इक्वेशन है और हमें प्राप्त हुई है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है। तो अगर हमें देखें तो क्वेश्चन में a इक्वल टू 3 मिल गया, सिमिलरली b इक्वल टू भी 3 मिल गया, और c इक्वल टू मिल गया -1, c इक्वल टू -1 मिल गया। वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है b प्लस सी अपॉन ए, b प्लस सी अपॉन ए। तो b तो है 3, c की वैल्यू -1 अपॉन में a की वैल्यू 3, 3 में से -1, 3 में -1 ऐड कर दिया, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 अपॉन 3। तो करेक्ट आंसर हो गया 2/3। तो जिसको रिजल्ट याद है तो वो सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्ट याद नहीं है तो, लेकिन इससे पहले का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक आना है। अगर पहला क्वेश्चन आपके हार्ड आता है पेपर में, टफ क्वेश्चन मिलता है, उसके अगला क्वेश्चन अगर इजी भी होता है तो मेंटली प्रेशर बनता है। दूसरा, इस टाइप का क्वेश्चन पहले देखा हुआ नहीं है, इस टाइम से फॉर्म बना के कभी एग्जाम में आया नहीं है, तो बच्चा वैसे भी थोड़ा दबाव में आ जाता है। और उसके अगला क्वेश्चन फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए युक्त अवकल समीकरण का, तो क्वेश्चन फिर भी इजी है। दोबारा मैं तो ये मानता हूँ कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इस क्वेश्चन में dx अपॉन dt dy अपॉन dt में आपको x y और t में कोई युगपत समीकरण दे रखे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखे हैं। यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, और यहाँ माइनस का 3y दे रखा है।
यानी इसका -3 गुना दे रखा है, और सिमिलरली इसको भी dy और dt को भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पद हमें मिल रहा है। इसका कहने का मतलब है कि इन दोनों समीकरण से y और dy और dt को एक साथ विलोपन किया जा सकता है, एक साथ एलिमिनेट किया जा सकता है। तो एक साथ एलिमिनेट किया जा सकता है, इसलिए इक्वेशन इजी है। अगर थोड़ा सा डी को वगैरह के पदों में मल्टीप्लाई करना पड़ता तो थोड़ी सी इक्वेशन हार्ड पड़ जाती। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है, पहले इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि इसके साथ इसको सोल्व कर सकें। 3 से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 6 dx और dt -3 dy और dt प्लस 6x प्लस 3y और इक्वल टू 33t। इस टाइप में मैंने इस इक्वेशन को क्या कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया 2, और ये जो दूसरी इक्वेशन इसको बोल दिया मैंने 3। और जब 2 और 3 को ऐड करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 8 dx ओवर dt, और यहाँ पे 5 और 6 11x, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करें 33t और प्लस 2। अब ये वर्बली भी किया जा सकता है, बस मैंने थोड़ा सोल्व करने के लिए यहाँ पे इसको लिख के बता दिया। इसको मानक रूप में बदलने के लिए dx और dt का गुणांक 1 कर देंगे, कोएफिशिएंट 1 करने के लिए हमने 8 से डिवाइड कर दिया। 8 से डिवाइड कर दिया तो dx और dt बराबर 11/8 इंटू एक्स बराबर 33t प्लस 2/8। ये इक्वेशन का मानक रूप हो गया। और अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसका समाकलन गुणक क्या होगा, इसका समाकलन गुणक होगा e की पावर 11/8, और ये जो x का अवकलन t के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब x का मान t के पदों में आएगा, x का मान t के पदों में आएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा dt, और इसको सोल्व किया तो e की पावर 11t/8 इस टाइप से इसको लिखा जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन इजी है, इतना सा सोल्व कर लिया तो भी आंसर आ सकता है। सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में दे रखा है, राइट हैंड साइड में दे रखा है 33t प्लस 2/8, इसके साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई और प्लस कांस्टेंट c। तो इसका मतलब जब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप डिवाइड करोगे यहाँ से x का मान निकालने के लिए, क्योंकि x की वैल्यू पूछी है, जब x का मान पूछा तो x का मान निकालने के लिए लास्ट में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिवाइड करोगे, समाकलन गुणक से डिवाइड करोगे तो जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी तो इसका मतलब e की पावर -11/8 इंटू टी आएगा। और किसी में ऐसा है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। इसलिए आप इतना सा सोल्व करके इसको ऑप्शन थर्ड पे जा सकते हो। लेकिन आप इतने पे नहीं करना चाह रहे हो तो आपको बस ये इंटीग्रेशन है ना, ये और सोल्व करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड मान के। तो आप पूरा सोल्व करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, x गुणा e की पावर 11t/8, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 33t प्लस 2/8, उसको मैंने बाहर लिख दिया, e की पावर 11/8 इंटू टी और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से खंड से समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व करेंगे तो 1/8, इसको क्या कर दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन। तो सेकंड का समाकलन करें तो 11/8 से भाग लेगा, 11/8 से भाग लेगा यानी 8/11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1/2 से भाग देना और 2 से गुणा करना, 5/7 से भाग देना या 7/5 से गुणा करना, बात एक ही है। तो ये तो हमने इस टाइप से इसको सोल्व किया, फर्स्ट बार सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पहले का अवकलन और दूसरे वाले का समाकलन, दूसरे वाले का समाकलन तो e की पावर 11/8t और दोबारा किससे मल्टीप्लाई 8/11 से, और ये dt प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस टाइप से इसको लिखा जाएगा और सोल्व कर लेते हैं। तो ये 8 है, इस 8 को मैं क्या कर रहा हूँ, इससे और इससे दोनों से एक साथ क्या कर रहा हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 33t प्लस 2/11, e की पावर 11t/8। यहाँ पे इसको और सोल्व करोगे तो 11 और 33 आपस में कैंसिल करोगे तो 3 टाइम्स आएगा तो माइनस का 3, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 11/8 इंटू टी और दोबारा 8/11 से मल्टीप्लाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ठीक है, सोल्व करने के बाद में क्या करना है, सोल्व करने के बाद में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया और इसको आंसर की फॉर्म में लिख देंगे। तो मुझे पता चल रहा है कि e की पावर 11/8 इंटू टी है, 1/11 भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 33t प्लस 2 और ये 8 थी 24 तो माइनस का 24 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। 11 से जब इसको -22 लिखोगे फिर 11 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा e की पावर 11/8 इंटू टी, 11 से डिवाइड किया तो 3
टी और यहाँ पे माइनस का 22 है तो माइनस का 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब ये तो इसकी वैल्यू आई है। अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो e की पावर 11 टी बटे 8 से डिवाइड करोगे तो इधर तो ये हट जाएगा, इधर ये हट जाएगा, तो 3t माइनस 2 और प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस 11 8 इंटू टी, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो 3t माइनस 2 3t माइनस 2 ये वाला अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा पूरा सोल्व करोगे तो टाइम ज्यादा भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में वैसे मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए, अगर उस टाइप के क्वेश्चन की आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता एग्जाम में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कॉन्फिडेंस जब तक क्वेश्चन में नहीं हो तब तक पहले राउंड में हाथ नहीं लगाना चाहिए। यदि वाई एक्स का एक ऐसा फलन है कि log e y माइनस एक्स बराबर 3xy, तब y डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी। देखो ये अस्पष्ट फलन है, और अगर आपने आरपीसी का पैटर्न देखा है तो आपको हर दूसरे एग्जाम में एक अस्पष्ट फलन पे इम्प्लिसिट फंक्शन पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और इम्प्लिसिट फंक्शन पे क्वेश्चन मिल जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देख के थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। क्वेश्चन इजी हार्ड नहीं है। पूछा क्या, वाई डैश जीरो यानी डेरिवेटिव की जीरो पे वैल्यू पूछी है, डेरिवेटिव की जीरो पे वैल्यू पूछी है, यानी एक्स बराबर जीरो पे पूछा है कि डेरिवेटिव का मान कितना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव मान। पहले तो इस इक्वेशन से एक्स बराबर जीरो रख के वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें जैसे आपने एक्स बराबर जीरो पुट किया तो क्या हो जाएगा, log y, और यहाँ पे एक्स बराबर जीरो पुट किया तो जीरो, और log y का मान जीरो कब होता है, जब 1 पे होता है। ऐसे नहीं समझ आए तो आप इसको इसका log हटाओगे तो इधर e की पावर जीरो आएगा, e की पावर जीरो 1 आएगा। तो x बराबर जीरो है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू कितनी है 1। ये हमारे पास पॉइंट हो गया, पॉइंट हो गया कितना, x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू 1। अब हमें y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। स्पष्ट फलन है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सीधा डिफरेंशिएशन करके निकाल रहा हूँ, मैं इम्प्लिसिट फंक्शन वाला फॉर्मूला काम में नहीं ले रहा। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका डिफरेंस करोगे तो कितना होगा, log का 1 अपॉन y माइनस एक्स, और इसका डिफरेंस करें तो dy ओवर dx माइनस 1, इधर 3 और x इंटू वाई का डिफरेंस करें तो x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई नहीं वाई, इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू जीरो पुट कर दी, y की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये सोल्व करने पर 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया y डैश जीरो, क्योंकि मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो y डैश जीरो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते ही, और ये y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 3 इंटू 1 यानी 1, इस टाइप सोल्व कर लिया। तो y डैश जीरो माइनस 1 इक्वल टू 3, तो y डैश जीरो की वैल्यू कितनी हो गई 4। इजी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस इस टाइप से अगर स्टार्ट होता है तो इजी क्वेश्चन भी क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड लगने लग जाता है। अब ये क्वेश्चन है ना, यहाँ से इजी आने स्टार्ट हो गई है, मान लो आप। तो यदि इस एस एन एन प्रतीकों का एक सम्मित समूह है और ए एन इसका एकांतर समूह है, तो एस एन में ए एन का सूचकांक क्या होगा। तो एस एन में ए एन का सूचकांक हमें पता है कि डेल्टा, सॉरी सूचकांक पूछा है, तो सूचकांक पूछा है तो ऑर्डर ऑफ एस एन अपॉन ऑर्डर ऑफ ए एन, इसको अगर हम ऑर्डर ऑफ ए एन इसको लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ एस एन अपॉन ऑर्डर ऑफ ए एन, और इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका ऑर्डर इससे दुगना होता है, तो आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो। नहीं समझ आए तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले इसको फैक्टोरियल n लिखो, ये फैक्टोरियल n बाई 2 लिखो, और जब आप इसको और सोल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा। इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो अगर किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है, सूचकांक देता है, ग्रुप के ऑर्डर में सब ग्रुप का ऑर्डर से डिवाइड करते हैं, उसका सूचकांक आ जाता है, इंडेक्स आ जाता है, तो इसका इंडेक्स कितना हो गया 2। तो मोस्टली मेरे हिसाब से बच्चों ने पेन ही नहीं उठाया होगा, सीधा 2 आंसर कर दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है। आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ये कह रहा है कि हाउ यू ए के आइगन मान क्या क्या है। तो अगर ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऐसी है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, 1 और आयटा है, तो इसलिए इसके आइगन वैल्यू भी क्या हो जाएंगे, 1 और आयटा हो जाएंगे। तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल्स टू 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज कितना है, इस सॉल्यूशन का कितना सॉल्यूशन कितना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, x और y मल्टीप्लाई में इसका मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं हो पा रहा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस 2y, एक्स स्क्वायर का पद और y के पद अलग पदों में है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं हो पाएगा। यहाँ इससे तो पॉसिबल है, लेकिन इस पद से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल चर पृथक नहीं हो पाएगा। ऊपर 2 घात है, नीचे 2 घात के पद भी है, 1 घात का पद भी, अचर पद भी है, इसका मतलब समघात समीकरण भी नहीं है। समघात समीकरण में समानन भी नहीं है, क्योंकि 2 घात के पद है तो उसमें समानन भी पॉसिबल नहीं है, रिडक्शन भी पॉसिबल नहीं है। और
होमोजेनियस नहीं है, होमोजेनियस रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो अब हमारे पास लीनियर की x में 2 घात तो x में लीनियर नहीं है, और y में साथ में x का पद है और यहाँ पे y भी है, तो इसका मतलब ये लीनियर में भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब या तो बर्नौली की इक्वेशन है, और या फिर इसको एग्जैक्ट है, और या फिर एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इसको ट्राई करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इक्वेशन ईजी नहीं है। इक्वेशन ईजी नहीं है तो कैसे सोल्व करेंगे? तो 2 टाइप्स हैं। एक तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ -1 है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप एग्जाम में फास्ट आंसर लगाना चाह रहे हो, तो आप एक्स स्क्वायर यहाँ पे और -1 यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे -1 यहाँ पे, इन दोनों ऑप्शन में जाओगे। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ +1 है, इसके साथ नहीं जाओगे। यहाँ वाई स्क्वायर के साथ -1 है, इसके साथ नहीं जाओगे। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में से एक ऑप्शन पॉसिबल है, आप तुक्का लगाना चाहो तो। फिर अगर आप तुक्का नहीं लगाना चाह रहे हो, आपके पास टाइम और आप करना चाह रहे हो, फास्ट करना चाह रहे हो, तो फिर आप मेथड पे जाओगे। तो इसको एडजस्टमेंट से भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया, -1 आ गया, तो हर बच्चा समझ नहीं सकता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में बदल रहे हैं, और इसकी सहायता सोल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1, यहाँ पे आ गया डी वाई, इधर आ गया 2xy dx। इसको सोल्व किया तो कितना हो गया, 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, और ये dy इक्वल टू कितना हो गया जी, ये हमारे पास क्या है, कोई इक्वेशन आ गई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने देखा है, तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमारे पास ये है, x dx का गुणांक वो m होता है, तो डेल m ओवर डेल y निकालेंगे, तो डेल m ओवर डेल y निकालेंगे तो 2x रहेगा। ऐसे ही dy का जो कोएफिशिएंट उसका n है, और उस n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x। अब ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है। अगर ये दोनों प्लस के होते या दोनों माइनस के होते तब तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती, लेकिन ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, यथार्थ नहीं है। अब यथार्थ नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्म देखनी पड़ेगी, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों x के पद हैं, तो x के पद हैं तो हमें डिवाइड करना है, वो इससे तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो x और y दोनों मिक्स है। डिवाइड करेंगे वो हमेशा m से डिवाइड करेंगे। तो हम किस फॉर्म में जाना चाह रहे हैं, इस फॉर्म में जाना चाह रहे हैं। m से डिवाइड करने वाले में 1/m डेल n ओवर डेल y माइनस डेल m ओवर डेल x, डेल m ओवर डेल n ओवर डेल x, डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y, इस पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 1/m, m की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, m की वैल्यू इक्वेशन ये रही, m की वैल्यू है 2xy, तो 1/2xy डेल n ओवर डेल x, डेल n ओवर डेल x का मतलब माइनस का 2x है, और माइनस डेल m ओवर डेल y का माइनस का 2x, तो माइनस का 4x है अपॉन का 2xy है। सोल्व करने पर माइनस बच जाएगा, 2 बच जाएगा, अपॉन में y बच जाएगा, माइनस का 2 अपॉन y ऐसा बच जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1/m, और यहाँ पे डेल m ओवर डेल y, डेल n ओवर डेल x, इसको हमने सोल्व कर लिया। ये किसका फंक्शन हो गया, y का फंक्शन हो गया। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये होगा e की पावर f ऑफ y इंटू डी वाई, ए की पावर माइनस का 2 अपॉन वाई डी वाई, ए की पावर -2 बार आ गया log y, और इसको e और log को कैंसिल करने के लिए 2 को पावर में ले जाएंगे तो y की पावर -2, अपना आंसर हो जाएगा या 1/y²। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y² इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, y² से डिवाइड करेंगे, और y² से डिवाइड करने वाले एग्जैक्ट के मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और एडजस्टमेंट से भी सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1 dy इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, इसको y² से डिवाइड कर दिया, y² से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2x अपॉन y dx, एक साथ ही लिख सकते हैं। मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि आप एडजस्टमेंट समझ पाओ, तो यहाँ से लिख देते हैं 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई, और प्लस का 2y dy, और इसको अगर y² से डिवाइड करेंगे तो 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन y², यहाँ y² से डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन y dy। ये हमारी इक्वेशन बन गई। और ये देखो इसका डिफरेंशिएशन है वो है 2x dx, और इसका डिफरेंशिएशन है वो dy है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ x² माइनस 1 अपॉन y, ऐसा लिख सकता हूँ।
ठीक है। और इसको ले सकते हैं 2 इंटू डी वाई ओवर डी वाई। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 log वाई बराबर में log सी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सी मतलब सी है, सी लिख दिया। और इसको सोल्व करने के लिए वाई नीचे से हटाया तो वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2y log वाई इक्वल टू सी वाई, और सी वाई को लेफ्ट साइड में लाके लिख देंगे, सी वाई को लेफ्ट साइड में लाके देंगे तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या टफ है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, दिखने में हो सकता है कि इजी लगे लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को किया है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं मानता हूँ कि जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर, मैं नहीं कह रहा 5 मिनट के अंदर किया है, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को 5 मिनट के अंदर किया है उसको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, जिसने इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर किया उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कभी भी एग्जाम में ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ये टॉपिक तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं तो किंग हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन तो मेरे से अच्छी किसी को आती नहीं है, कभी नहीं माना। अगर आपका तुरंत 1 मिनट के अंदर लग रहा है कि इसका आंसर आ रहा है तो अटेम्प्ट करो, लग रहा है कि क्वेश्चन अप्रोच से बाहर जा रहा है तो ये मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक बार नहीं आती, पहले राउंड में भूल जाओ अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अंतराल 0 से π/2 द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 64 sec x प्लस 27 cosec x फॉर द इंटरवल 0 से π/2। ये इंटरवल दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर आपको इसकी वैल्यू पूछे इसका न्यूनतम मान कितना है और क्वेश्चन क्या दे रखा है, y बराबर अगर a sec x प्लस b cosec x, अगर ऐसा दे रखा है और इसकी y की वैल्यू मिनिमम पूछे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछे तो आप इसके आंसर कहोगे a की पावर, तो पहले इसको कम करना है, 1 से पावर कम करना है तो a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 और पूरे की पावर 1 से ज्यादा करनी है 3/2। अब इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, 64 है, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की क्यूब की पावर 2/3, ठीक है, प्लस और 27 को ले सकता हूँ 3 की क्यूब, तो 3 की क्यूब की पावर 2/3 और पूरे की पावर 3/2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 4 की पावर, इसको सोल्व करें तो ये तो 3 से 3 कैंसिल, 4 स्क्वायर 16 बचेगा, सोल्व करने पर ये 16 बचेगा और ये 3 का स्क्वायर 9 बच जाएगा और इसकी पावर 3/2, 25 की पावर 3/2 और 25 की पावर 3/2 यानी 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 5 × 5 × 5 125, 5 रेज़ टू पावर क्यूब करेंगे तो 125 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जिसको इसका उत्तर याद है वो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं याद है तो थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है कि आधा करके छोड़ दिया हो एग्जाम में, हो सकता है कि आप पूरा नहीं कर पाए हो सकता है कि आपने पूरा भी कर दिया हो, ठीक है। यदि x, y, z बिलोंग्स टू -1 to 1, x, y, z किसके अंदर है, -1 से 1, कोस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, साइन इनवर्स का डोमेन है वो भी -1 से 1 होता है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आप इसके डोमेन से बाहर x नहीं ले सकते, तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z बराबर 0 दे रखा है। अब कोस इनवर्स x होता है अगर कोई फंक्शन दे रखा है कोस इनवर्स x, तो इसका जो डोमेन है प्रांत है वो तो कहां से कहां तक मिलेगा, वो तो दे रखा है -1 से 1 तक होता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, तो आपको होगी इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो तो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पाई, 0 से पाई तक आपको वैल्यू मिलेगी। तो 0 से पाई तक अगर आपको वैल्यू मिलेगी, ये कह रहा है कि इसका जोड़ इसका और इसका इन तीनों का सम है वो 0 है, अगर इन तीनों का सम 0 है तो यानी ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, और तीनों अपनी मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं, तो इसका सम 0 को पॉसिबल है, एक ही केस में 0 पॉसिबल है जब ये कोस इनवर्स x है, कोस इनवर्स x वो भी 0 जाए और कोस इनवर्स y है वो भी 0 जाए और कोस इनवर्स z है वो भी 0 जाए। अगर तीनों अलग अलग 0 होंगे तब तो ये 0 है, कोई भी 0 से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो गया तो फिर ये आंसर 0 नहीं होगा, फिर ये 0 से बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये तीनों 0 0 होने चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, x और cos 0, x और cos 0, इसका मतलब x और 1। सिमिलरली y बराबर भी cos 0, y बराबर तो y बराबर 1 और z बराबर 0, तो cos 0 की वैल्यू भी कितनी होगी 1, और हमें पूछा x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों की वैल्यू 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, तीनों को जोड़ दिया तो कितनी आ गई 3, तो इसका मान होगा x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस टाइप से इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन, del 2x y i कैप प्लस y z j कैप प्लस x z k कैप इक्वल टू इसकी वैल्यू पूछे है, तो del 2 और अगर यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है x y i कैप प्लस y z j कैप प्लस x z कैप, इसकी वैल्यू जाएगी del 2 ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2 ओवर del y स्क्वायर प्लस del 2 ओवर del z स्क्वायर।
और फंक्शन वही है एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे के प्लस जेड के जेड एक्स या एक्स जेड के कैप एक्स जेड के कैप। ठीक है, इसका एक्स से सापेक्ष 2 बार डिफरेंस करोगे तो एक बार करोगे तो वाई आएगा, दूसरी बार और करोगे तो 0 जाएगा। तो ये 2 बार करते ये भी 0। सिमिलरली किसी भी फंक्शन का आप एक्स से 2 बार रिस्पेक्ट में डिफरेंस करोगे पार्शियल तो 0 जाएगा। वाई के रिस्पेक्ट में भी 2 बार करोगे इन सब का तो एक बार तो हो सकता है कोई वैल्यू आ जाए, दूसरी बार करोगे तो 0, तीसरी बार भी 0। इस टाइप से आपको 9 पद लिखने पड़ेंगे। 9 पद लिखो, चाहे आप 3 में लिखो चाहे एक बार में लिखो। 0 + 0 + 0 कितना आ जाएगा 0। फाइनल आंसर अपना कितना आ गया 0 आ गया। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो इस पे ऑपरेट करोगे तो एक बार करने पर वाई आई कैप आएगा, दूसरी बार करोगे तो 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो पहली बार में 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो पहली बार डिफरेंस करोगे तो जेड के कैप और दूसरी बार डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऐसे इसके लिए 3 बार सोल्व करना पड़ेगा तो 3 बार 0 आएगा, दूसरे के लिए भी 3 बार, तीसरे वाले 3 बार। ऐसे सोल्व करने पर 0 + 0 + 0 आप जितनी बार भी 0 लिखोगे सबका जोड़ कितना आएगा 0 आएगा। फाइनल आंसर अपना 0 आ गया। धन्यवाद।